हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेस। मैं संजय सर आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। तो कुछ बच्चों का ये था कि मतलब उन्होंने कमेंट किया था कि सर सिंथेसिस कब से पढ़ाएंगे। तो लीजिए आज का टॉपिक शुरू हम करते हैं, सिंथेसिस। हाँ, उन बच्चों कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी जो बच्चे थोड़ा जिनका मतलब बेसिक लेवल थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक सिंथेसिस। तो सबसे पहले हमें देखना होता है सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस का डेफिनेशन देखिए क्या है। टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस। टू कंबाइन मतलब जोड़ना, टू माने दो, आर मोर देन टू यानी कि दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस साधारण वाक्यों को इनटू वन सिंपल सेंटेंस, इनटू वन सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। इसका मतलब ये है कि सिंथेसिस हम उस प्रक्रिया को कहते हैं, ग्रामर के उस मेथड को कहते हैं जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाया जाए, एक संयुक्त वाक्य बनाया जाए या एक मिश्रित वाक्य बनाया जाए, हम उसे सिंथेसिस कहते हैं। एक्चुअली देखिए सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। तो दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ के हम एक सिंपल सेंटेंस बना लें या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लें या कंपाउंड सेंटेंस बना लें, इसी को सिंथेसिस हम कहते हैं। ये तो रहा इसका डेफिनेशन। अब इसका प्रैक्टिकली हम समझेंगे। अब हमें ये देखना होता है कि ये जो सेंटेंस होते हैं कितने तरह के होते हैं। एक्चुअल जैसे आपने 5 तरह का जो सेंटेंस पढ़ा था वो था अकॉर्डिंग टू सेंस। ठीक है, समझे बच्चे, अकॉर्डिंग टू सेंस था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो सेंटेंस वो होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मतलब रचना के अनुसार। वाक्यों की रचना जिस प्रकार से होती है उस रचना के अनुसार सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, अब इस चैप्टर में हम उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, वाक्यों की रचना के अनुसार वाक्य होते हैं अपने मुख्य रूप से 3 तरह के। ठीक है, कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। ओनली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, they are there according to the structure of the sentence. Mainly they are the simple, complex and compound sentence. ठीक है, ये क्या है? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। ठीक है, आगे सेंटेंस बढ़ा लीजिएगा। सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये 3 तरह के वाक्य होते हैं रचना के अनुसार। एक और वाक्य होता है चौथा जिसे हम मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। मिक्स्ड सेंटेंस में क्या होता है, ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन है तो बेस 3 ही है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मतलब रचना के अनुसार वाक्य 3 ही तरह के होते हैं। वो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड होता है। जो चौथा होता है मिक्स्ड सेंटेंस होता है, उसमें सिंपल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी, कंपाउंड भी होता है। ठीक है ना, तो आपको भ्रम में नहीं पड़ना कि 4 तरह का नहीं, बेसिक रूप से मुख्य रूप से 3 ही होता है। अब हम किसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अब आप कुछ बच्चों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमको सिंपल सेंटेंस तो पहले से पता है। देखिए, एक्चुअल नॉलेज जो होता है हमको वहां से लेनी चाहिए, भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग भ्रम में आपको डाले होंगे, जैसे अफर्मेटिव, ये असर्टिव सेंटेंस को ही सिंपल सेंटेंस कहते हैं। वो असर्टिव सेंटेंस है बच्चा, मतलब असर्टिव सेंटेंस है, वो सिंपल सेंटेंस नहीं है। असर्टिव का मतलब क्या होता है? कथनात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जो कथन बताए और वह कथन स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। यहाँ तो हमें कथन से मतलब नहीं, यहाँ तो सिंपल मतलब साधारण वाक्य, जो साधारण वाक्य हो। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही कर्ता हो और एक ही मुख्य क्रिया हो। ठीक है, या जिसे पूर्ण क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक वाक्य में एक कर्ता और एक पूर्ण क्रिया हो, वही सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है ना, इसमें आपको प्रॉब्लम ये आ गई होगी कि यहाँ पे पूर्ण क्रिया का क्या मतलब है। रुकिए, घबराइए नहीं, हम सब बताएंगे। ठीक है, आप धैर्य से पूरा वीडियो देखिए। तो सिंपल सेंटेंस का डिफिनेशन मैंने क्या बताया? ए सेंटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक कर्ता हो और एक ही फाइनाइट क्रिया हो, फाइनाइट वर्ब,
यानी कि पूर्ण क्रिया हो, उसी को हम साधारण वाक्य कहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये जो नई चीज आ गई हमारे सामने फाइनाइट वर्ब, ये क्या होती है। तो पहले हम वर्ब के विषय में चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने वापस इसी टॉपिक पर आएंगे, तो आप सबको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सिंपल सेंटेंस हम जानेंगे कैसे, कौन सा वाक्य सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, तो चलिए पहले वर्ब को समझ लेते हैं। अब देखिए वर्ब का जो डेफिनेशन हम आप पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, लिंकिंग वर्ब होता है, उसके बाद ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये होता है क्या, अकॉर्डिंग टू सेंस, जो क्रिया का डिफिनेशन अभी आपने पढ़ा है, डिवाइडेशन जो पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू सेंस पढ़ा है। अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि वाक्य में किस प्रकार से हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्रिया के प्रयोग के अनुसार क्रिया कितनी तरह की होती है। वो अकॉर्डिंग टू यूज द वर्ब may be divided in two types. पहला टाइप ऑफ फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इसी को हम कहते हैं पूर्ण क्रिया, पूर्ण क्रिया। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब इसी का उल्टा हो जाएगा, नान लगा क्या हो जाए, अपूर्ण क्रिया होगी, यही होगा ना, अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया। ये देखिए अपूर्ण क्रिया। तो ये क्रिया, ये जो क्रिया का जो हमने वर्गीकरण आपको बताया, अकॉर्डिंग टू यूज होता है। वाक्य में क्रिया को किस प्रकार से हम प्रयोग करें, उस तरह से हम क्रिया को दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब, पूर्ण क्रिया, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब, अपूर्ण क्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई अच्छे से, तो आप मान के चलिए सिंथेसिस तो आप कर ही लोगे। आपको सेंटेंस का मतलब, सेंटेंस पहचान लेंगे किस टेंस से बिलोंग करता है, उसका अर्थ हम कैसे निकालेंगे, मतलब सारी समस्या लगभग आपकी 50% समस्या समाप्त हो जाएगी। सिंथेसिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनाइट वर्ब हम किसे कहते हैं, पूर्ण क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जो वाक्य के कर्ता के नंबर के अनुसार, मतलब ऐसी क्रिया जो वाक्य में कर्ता के नंबर के अनुसार है, मतलब कर्ता अगर सिंगुलर हो तो क्रिया भी सिंगुलर हो। ठीक है, वो फाइनाइट वर्ब होती है। ऐसी क्रिया जो होती है फाइनाइट वर्ब, दो काम करती है, तो वाक्य में कर्ता के नंबर के अनुसार आती है, दूसरी चीज यही क्रिया उस वाक्य का टेंस भी बताती है, उसे हम पूर्ण क्रिया कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब के ही विषय में। ठीक है, एक एग्जाम्पल से, एक या दो एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, अच्छे से समझा देते हैं। उसके बाद हम नॉन फाइनाइट के विषय में बात करेंगे, क्योंकि बिना फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के विषय में जानकारी प्राप्त किए हम सिंथेसिस कतई कर नहीं पाएंगे। जब तक हम सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझ नहीं पाएंगे तो हम चेंज कैसे करेंगे। तो बहुत जरूरी है फाइनाइट वर्ब को समझना। ठीक है, चलिए फाइनाइट वर्ब देखते हैं क्या होती है। अब इसकी परिभाषा देखिए, फाइनाइट वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है जो वाक्य के कर्ता के नंबर के अनुसार आती है। ठीक है, जैसे राम राइट्स ए लेटर। चलिए गौर करिएगा इस सेंटेंस पे। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आई राइट ए लेटर, ये हो गया। दूसरा देखिए, राम हैज रिटेन ए लेटर, ए लेटर, राम हैज रिटेन ए लेटर। अब इसी को पुनः कन्वर्ट करते हैं, आई हैव रिटेन ए लेटर, ए लेटर। अभी चार वाक्य हैं हमारे सामने, चारों वाक्यों का एनालिसिस करेंगे, अगर समझने की कोशिश करें तो अपने आप समझ में आएगा। देखिए राम राइट्स ए लेटर, यहाँ पे यही क्रिया है। ठीक है, पहले वाक्य में। दूसरे वाक्य में क्या, आई राइट, यहाँ पे राइट ये क्रिया। तीसरे वाक्य में देखिए ये हैज रिटेन, ये क्रिया है। अभी बताएंगे कि हैज क्या है, हैव क्या है। हैव रिटेन ये क्रिया है। ठीक है ना,
तो हमें ये देखना फाइनाइट वर्ब क्या है, ठीक है, पूर्ण क्रिया क्या है। अब देखिए वाक्य का कर्ता राम ही है ना, इस वाक्य का सब्जेक्ट राम ही है ना, राम के अनुसार आया। अब प्रेजेंट इन्फिनिट के नियम में आपको ये रूल बताया गया, प्रेजेंट इन्फिनिट में बताया गया होगा, अगर वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्रिया का फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस यस हम जोड़ लेते हैं। अगर वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होता है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, राइट, करते हैं ना। अब देखिए इसमें क्या है, राम सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नंबर का, तो क्रिया में यस हमने जोड़ दिया, राइट। अब आई प्लूरल नंबर में तो इसमें यस हमने हटा दिया। तो मैंने यही तो बताया, वाक्य में ऐसी क्रिया जो कर्ता के नंबर के अनुसार आ रही है, ये सिंगुलर नंबर तो ये क्रिया भी सिंगुलर हो गई, ये प्लूरल नंबर तो क्रिया भी प्लूरल नंबर, ठीक है ना। तो इसी को तो हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। परिभाषा सिद्ध हो गई ना इसकी। परिभाषा में क्या था कि ऐसी क्रिया जो एक वाक्य में अपने कर्ता के नंबर के अनुसार आए, अगर कर्ता सिंगुलर नंबर में हो तो क्रिया सिंगुलर नंबर में, कर्ता प्लूरल नंबर में तो क्रिया भी प्लूरल नंबर में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल ऐसी क्रिया आ रही है जो एक्शन बता रही है, ठीक है ना। तो बच्चों आप ये समझिए कि क्रिया में ऐसी क्रिया जो वाक्य में आए, एक्शन बताए, डायरेक्ट आ जाए, एक्शन बताए, तो इस क्रिया को हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, इसे फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल वर्ब मतलब खुद क्रिया आ रही है, ऐसा शब्द आ रहा है जो एक्शन बता रहा है। अच्छा, उसका मतलब हो रहा है। अब यहाँ पे जरा देखिए, राम हैज रिटन ए लेटर। अब यहाँ पे देखिए रिटन, ये जो क्रिया है यही तो एक्शन बता रहा है ना लिखने का। यहाँ पे ये मीनिंगलेस हो गया है, जो है मीनिंगलेस हो गया, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, यहाँ पे नीचे वाले में सेंटेंस में भी देखिए, रिटन ये एक्शन बताने वाली क्रिया है, और इसके पहले क्या आया, ये हैव आया है, ये मीनिंगलेस हो गया। यहाँ पे कोई मतलब नहीं, राइट में लिखना होता है, इसका तो मतलब है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस हो गया। ये है हेल्पिंग वर्ब दोनों, ठीक है। अब मुद्दे की बात इसमें ये आती है कि हम देख रहे हैं क्या, राम इस सिंगुलर नंबर में है तो रिटेन दोनों जगह बराबर है, थर्ड फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे हैज आया है और यहाँ पे हैव आया है। तो यहाँ से एक बात सिद्ध हो जाती है अपनी, कि जो पूर्ण क्रिया होती है अब दो प्रकार से वाक्य में आती है। एक तो डायरेक्ट एक्शन वर्ब खुद आ जाए, एक्शन वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाए, तो प्रिंसिपल वर्ब उसे कहते हैं। एक्शन बताने वाली, कार्य बताने वाली क्रिया आ जाए तो प्रिंसिपल वर्ब उसे कहते हैं, तो फाइनाइट वर्ब होगी ही होगी। तो ऐसी क्रिया जब वाक्य में खुद प्रिंसिपल वर्ब आती है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब वाक्य में कोई सहायक क्रिया आए, उसके बाद एक्शन बताने वाला कोई क्रिया आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो पहले जो क्रिया होगी उसको सहायक क्रिया बोलेंगे, और एक्शन बताने वाली क्रिया को हम बोलते हैं मेन वर्ब। बात समझ में आया? अब एक मुद्दे की बात और करते हैं कि जब वाक्य में सहायक क्रिया आएगी, जैसे मान लीजिए ये सहायक क्रिया है जा गई है, तो अब हम वाक्य का सब्जेक्ट का नंबर अगर हम देखें तो नंबर के अकॉर्डिंग आता कौन है, वाक्य में ये हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है ना। अब हर हेल्पिंग वर्ब के साथ मुख्य क्रिया का फॉर्म निश्चित होता है। जैसे हैज आएगा तो हैज के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर बी का फॉर्म आता है, जैसे एमआर आता है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो उसके साथ फोर्थ फॉर्म आता है, तो ये निश्चित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक नियम निकलता है, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हैज आया, हैज के बाद क्रिया थर्ड फॉर्म में आएगा ही। हैज का कोई फॉर्म, चाहे हैज आ जाए चाहे हैव आ जाए, यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये राम के अनुसार कौन आया, हैज आ गया, ठीक। अब यहाँ पे आई के अनुसार कौन आ गया, हैव आ गया। तो ऐसी स्थिति में ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिल करके फाइनाइट वर्ब का कार्य करती हैं। तो अब से आपको दिमाग में ये रखना है कि वाक्य में जब भी फाइनाइट वर्ब के रूप में, वाक्य में जब भी क्रिया के रूप में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों आती है, तो आप ये समझ लीजिए कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों मिल करके फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है। क्यों? कारण क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जो सहायक क्रिया होती है वो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के अनुसार आती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये सहायक क्रिया इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। यहाँ पे जो हैव आया ये आई के अनुसार आया, रिटन में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। तो अब से आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट वर्ब जो होती है वाक्य में दो तरह से आती है। ये तो एक्शन बताने वाली क्रिया खुद आ जाए सब्जेक्ट के बाद, एक क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो एक्शन बताने वाली क्रिया आती है वो मुख्य क्रिया होती है, ठीक है ना। क्लियर। तो ये हो गया इसका पहली प्रॉपर्टी, पहले इसकी स्थिति, मतलब पहला इसका गुण हो गया कि मतलब ये पूर्ण क्रिया फाइनाइट वर्ब जो होती है वाक्य में कर्ता के नंबर के अनुसार आती है,
ठीक। दूसरा इसका जो गुण होता है, जो क्वालिटी है, वो क्या है कि ये तो इसके अनुसार आती ही आती है। इसी फाइनाइट वर्ब से ही हम वाक्य का टेंस जान लेते हैं, किस टेंस का वाक्य है। बहुत बड़ा गुण है, तभी तो हम इसका अर्थ समझ पाएंगे ना। मैंने अभी भी क्या बताया कि अगर आपको फाइनाइट वर्ब क्लियर हो गया, समझ में अच्छे से आ गया, तो हर एक वाक्य का टेंस आपको पता चल जाएगा, और टेंस पता चल जाएगा तो आपको अर्थ आसानी से हिंदी में समझ में आएगा, तो सेंटेंस का सिंथेसिस करने में प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग तो आया। अब इसका टेंस कैसे पता चल रहा है, अब आप बताइए कि कर्ता के तुरंत बाद जब डायरेक्ट मुख्य क्रिया आती हो और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया, फिफ्थ फॉर्म आया, तो किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इनफिनिट में ही आता है ना। ये पहला वाक्य किस टेंस का हुआ, प्रेजेंट इनफिनिट का हुआ। अब इस फाइनाइट वर्ब की दूसरा क्वालिटी क्या हो गया, दूसरा विशेषता क्या है कि यह जिस टेंस में आती है, जिस वाक्य में आती है, उस वाक्य का टेंस भी बताती है। तो दो गुण हो गए, दो क्वालिटी हो गई इसकी। पहला तो कर्ता के नंबर के अनुसार आएगी, दूसरा कि जिस वाक्य में इसका प्रयोग किया जाएगा उसका टेंस बताती है। ठीक है, ये प्रेजेंट इनफिनिट का वाक्य है। दूसरा देखिए, आई के बाद राइट आ गया, क्या होता है प्रेजेंट इनफिनिट में, क्रिया का फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है ना, ये प्रेजेंट इनफिनिट का वाक्य भी हो गया। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, राम हैज रिटन ए लेटर। अब आप बताइए, हैज और हैव की बात क्रिया अगर थर्ड फॉर्म में आती है तो किस टेंस का वाक्य होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही होता है ना। तो ये वाक्य बताइए किस टेंस का हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ। ठीक है ना, तो ये दो क्वालिटी जिसकी होती है। अब देखिए इसका पहचान कैसे हम जानेंगे कि ये फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है। फाइनाइट वर्ब को पहचानना है तो आप क्या करिए, जिस भी टेंस में है, जैसे भी वो है, उस सब्जेक्ट का पर्सन चेंज कर दीजिए, अभी अपने आप ये जो है क्रिया का रूप अपने आप बदल जाएगा। ठीक ना, चलिए अभी हम करके दिखा रहे हैं आपको। इन दोनों को मिटा देते हैं, जगह कम है जरा। अब इसे देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि पहला पहचान क्या है फाइनाइट वर्ब का, ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है ना, इस सब्जेक्ट का नंबर आप बदल दीजिए, मतलब सिंगुलर है तो प्लूरल कर दीजिए, प्लूरल है तो सिंगुलर कर दीजिए, क्रिया अपने आप बदल जाएगी। अब हम राम के जगह पर यहाँ पे हम यू का प्रयोग करें, तो आप बताइए क्या यू के साथ ये फिफ्थ फॉर्म लगेगा, नहीं लगेगा ना। यू प्लूरल नंबर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। तो आपने क्या देखा, मैंने क्या बताया अभी, इसका पर्सन ज्यों बदलेंगे, इसका नंबर ज्यों बदलेंगे, मतलब सिंगुलर से प्लूरल करेंगे, प्लूरल से सिंगुलर, तो ये बदल जाएगी। ये सिंगुलर था तो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म था, अब यहाँ यू प्लूरल नंबर में आ गया तो यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है ना, तो ये दूसरा हो गया। अच्छा, ये इसका पहला पहचान हो गया फाइनाइट वर्ब का। नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे आई है, तो आई की जगह पे अगर हम ही लिख दें, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम इसे थर्ड पर्सन में कर दिए, तो ये क्रिया क्या राइट इसमें सही है थर्ड पर्सन ही के लिए, नहीं ना। इसके साथ क्या होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए, राइट्स। तो देखिए ये यहाँ पे इसका क्रिया का रूप बदला कि नहीं बदला, बदल गया ना, इसका मतलब ये क्रिया अपनी फाइनाइट वर्ब है। समझ में आ गया। अच्छा, इसका जो दूसरा पहचान है, दूसरा आप कैसे जानेंगे कि ये वाक्य, ये क्या बोलते हैं, ये मुख्य क्रिया जो मिली है, जो वाक्य में जो क्रिया है, ये फाइनाइट वर्ब है या नहीं है। थोड़ा सा लग रहा होगी, थोड़ा सा फास्ट आज जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा, सब आएगा। थोड़ा सा ये है कि टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, इसलिए जल्दी सोच रहे, थोड़ा सा ये निकल जाता है इंट्रोडक्शन आज। देखिए क्या है कि मैंने ये बताया कि अगर जिस वाक्य में आई हुई क्रिया को देखना फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है, तो उसका पहला पहचान क्या है कि वाक्य का कर्ता जो जिस नंबर में, उसको बदल दीजिए, मतलब सिंगुलर है तो प्लूरल कर दीजिए, प्लूरल है तो सिंगुलर कर दीजिए। और हमने सिंगुलर था तो हमने प्लूरल कर दिया, क्रिया बदल गई, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब का पहला गुण है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब सब्जेक्ट का नंबर हम बदलेंगे तो क्रिया का नंबर बदलेगा, ये पहला गुण हो गया। अब दूसरी क्वालिटी इसकी ये होती है, वाक्य का टेंस बदल दीजिए, इसका रूप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। अब अगर यही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, मैंने बताया, मैंने इसका टेंस चेंज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पे पास्ट इंडेफिनिट मैंने कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट।
पास्ट इनफिनिट कर दिया गया। अब पास्ट इनफिनिट जब करेंगे इस राइट्स का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। दैट्स इट। इस वाक्य का टेंस मैंने बदला, क्रिया का रूप बदल गया। तो ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक, अब यहाँ पे विशेष ध्यान देना, दो तरह की फाइनाइट वर्ब आएगी, बार बार बता रहे हैं आपको। एक तो कर्ता के तुरंत बाद ऐसी कोई क्रिया है जो कार्य का होना या करना बताए, तो ऐसी स्थिति में ये फर्स्ट फॉर्म में होगी, फिफ्थ फॉर्म में होगी या सेकेंड फॉर्म में होगी, डायरेक्ट वो आएगी। तो नहीं तो सहायक क्रियाओं के साथ आएगी। ठीक है, जब सहायक क्रियाओं के साथ आती है तो टेंस बदलेंगे, तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों बदल सकती है। हो सकता है सहायक क्रिया ही केवल बदले, मुख्य क्रिया का रूप वही रहे। तो ये अपने टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है। तो हमने देखा इसका टेंस भी बदल गया। अब इसको हमने क्या करते हैं, नीचे वाले सेंटेंस को देखिए। अब ये वाला वाक्य जो अपना है, आई राइट ए लेटर, यही है ना, आई राइट ए लेटर। अब इसको अगर हम चाह रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदले, तो क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग ए लेटर। ध्यानपूर्वक देखिए, एक एक चीज क्लियर होगा। आई एम राइटिंग ए लेटर। अब देखिए, अभी ये था प्रेजेंट इनफिनिट का वाक्य, हमने इस वाक्य का टेंस बदल दिया। तो बच्चों ये देखो कि यहाँ पे राइट था, इस राइट का रूप बदला कि नहीं बदला, बदल गया ना। यहाँ फर्स्ट फॉर्म के जगह पे फोर्थ फॉर्म आ गया। ये फर्स्ट फॉर्म था V1 था, ये V4 हो गया, बदल गया। अब V4 आपको पता है, बिना V4 जब भी आएगा बी के फॉर्म के साथ आएगा। ठीक है, इज एम आर वाज वेयर के साथ आएगा। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं। इसका टेंस मैंने बदला, बदल गई। तो दूसरी क्वालिटी अपनी फाइनाइट वर्ब की ये हो गई कि वाक्य का टेंस ज्यों बदलेंगे, जिस क्रिया का रूप बदल जाता है वो फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है ना, दो पहचान इसका होता है, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट्स क्या होती हैं उन्हें देखते हैं। फाइनाइट समझ में आ गया, नॉन फाइनाइट भी क्लियर हो जाएगा आपको। फाइनाइट का उल्टा होता है नॉन फाइनाइट। अभी फाइनाइट वर्ब की फाइनाइट वर्ब का डिफिनेशन आपको क्या बताया गया, ऐसी क्रिया जो वाक्य में कर्ता के नंबर के अनुसार आती है, मतलब कर्ता के वचन के अनुसार आती है। इसी का उल्टा हो जाएगा, ऐसी क्रिया जो वाक्य में कर्ता के वचन के अनुसार नहीं आती है उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब यह है कि यह क्रिया वाक्य में आती तो जरूर है, लेकिन उस वाक्य के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और यह क्रिया उस वाक्य का टेंस भी नहीं बताती है। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब का जो क्वालिटी है, जो डिफिनेशन है, उसका उल्टा नॉन फाइनाइट का होता है। फाइनाइट वर्ब का डिफिनेशन वाक्य के कर्ता के अनुसार आएगी, कर्ता के नंबर के अनुसार आएगी और उस वाक्य का टेंस भी बताएगी। इसकी परिभाषा क्या होती है, नॉन फाइनाइट वाक्य में कर्ता के नंबर के अनुसार नहीं आती है और वाक्य का टेंस भी नहीं बताती है। ठीक है ना, चलिए तो नॉन फाइनाइट्स अब होते कितने हैं वो देखिए। नॉन फाइनाइट्स होते हैं तीन तरह के। पहला इन्फिनेटिव, दूसरा जीरेंड, तीसरा होता है पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल। ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों जो चीजें हैं, इन्फिनेटिव और जीरेंड, ये काम करते हैं नाउन का। ठीक है, ये नाउन का काम करते हैं। और जो पार्टिसिपल होता है, ये काम करता है एडजेक्टिव का। काम करता है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि नाउन हम कहते किसे हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं ना। अगर ये इन्फिनेटिव बनता किससे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दीजिए, 2 + V1, यही है ना, इन्फिनेटिव बन गया। अब जीरेंड कैसे बनेगा,
V1 प्लस ING हो जाता है, ठीक है ना। तो आप जरा गौर से आप जरा ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए कि जब ये दोनों फॉर्म जो है, ये दोनों फॉर्म क्रिया से ही बन रहा है, तो आप मुझे बताइए किसी एक्शन को महसूस करते हैं कि देखते हैं? क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि देखते हैं? जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप महसूस कर रहे हैं कि देख रहे हैं, मतलब पढ़ाई हुई चीज़ ये देख रहे हैं कि मैं ये लिख रहा हूँ, लेकिन क्या वो एक्चुअल पढ़ाना दिख रहा है? नहीं। कोई भी एक्शन हम महसूस करते हैं ना, जैसे किसी ने बोला कि वो तुम्हें गाली दे रहा है, ठीक है, वो तुम्हें ये कर रहा, वो हम क्या करते हैं? एक्शन को महसूस करते हैं। वी कांट सी एनी काइंड ऑफ एक्शन, वी कैन ओनली फील एवरी काइंड ऑफ एक्शन ओनली, ठीक है। तो ये जब हम कह रहे हैं कि कोई भी एक्शन जब महसूस करते हैं, तो इस एक्शन से बनने वाला जो नाउन होगा वो भी तो महसूस किया जाएगा ना। तो ये नाउन का काम करता है और वो एक्शन होगा वो महसूस किया जाएगा, ठीक है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दीजिए, इन्फिनेटिव बन जाता है। और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में अगर ING लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? जीरेंड का काम करेगा। और जीरेंड और इन्फिनेटिव दोनों नाउन का काम करता है। क्लियर हो गया आप सबको? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको बताई, जैसे इसका यूज बताया जाएगा कि सिंपल सेंटेंस में कहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, कहाँ जीरेंड का प्रयोग करना है, तो डिटेल आपको बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही इंट्रो बता रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, मतलब ये होता क्या है, इसको कैसे यूज करना है, जब सिंपल सेंटेंस कम्प्लेक्स जो भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पर डिटेल आपको बताया जाएगा। फिलहाल इसमें इतना देखिए कि क्या होता क्या है ये, ठीक है। चलिए अच्छा, अब ये जो पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल ये 3 तरह का होता है। पार्टिसिपल यहाँ पे 3 टाइप्स, 3 तरह का होता है, ठीक ना। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है एकदम क्रिया ये जीरेंड की तरह से होता है, सिर्फ इनके प्रयोग में अंतर होता है। विशेष करके ध्यान दीजिए, इसको इसका जुड़वा बहन भी बोल सकते हैं, जुड़वा भाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि V1 में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, ठीक है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और जब क्रिया का जो थर्ड फॉर्म होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, वो होता है क्या? पास्ट पार्टिसिपल होता है, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ हैविंग लगाने के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म हम प्रयोग कर दें तो यह क्या हो जाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। बात आ गया समझ में आप सबको? चलिए अब एनालिसिस एक बार कर लेते हैं। इन्फिनेटिव और जीरेंड, आपको एक बात दिमाग में रखना, हमेशा नाउन का काम करता है, ठीक है ना। अब बनता कैसे इन्फिनेटिव? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देने से बनता है। दूसरा जीरेंड क्या होता है? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनता है। ये भी वाक्य में हमेशा नाउन का काम करता है, ठीक है। पार्टिसिपल क्या होता है? ये पार्टिसिपल भी क्रिया का ही एक रूप होता है जो वाक्य में, देखिए इसे जल्दी भूल गए थोड़ा सा, पार्टिसिपल के विषय नहीं बताया। पार्टिसिपल क्या होता है? क्रिया का ऐसा रूप जो एक वाक्य में क्रिया के साथ साथ विशेषण का भी काम करे। बहुत ही मजेदार चीज होता है, क्रिया के साथ साथ विशेषण का भी काम करे, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे मुस्कुराता हुआ लड़का, कैसा था लड़का? मुस्कुरा रहा था, मुस्कुराता हुआ लड़का, ठीक है। टूटा हुआ कलम, कलम कैसा है? टूटा हुआ है, ब्रोकन, ठीक है। जूठा भोजन, भोजन कैसा है? जूठा है, ठीक है। अब ये देखिए ब्लैक बोर्ड कैसा है? लिखा हुआ है, इस पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में ING आ गया, ठीक है, और वो किसी न किसी नाउन के पहले आ गया तो पार्टिसिपल हो गया। नाउन नहीं आएगा तो जीरेंड हो जाएगा। तो इसके लिए बाद में कुछ चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो पार्टिसिपल का डिफिनेशन यही होता है, ये क्रिया का ऐसा रूप जो वाक्य में क्रिया के साथ साथ विशेषण का भी काम करता है, वह पार्टिसिपल होता है। और क्रिया का ऐसा रूप जो वाक्य में केवल संज्ञा का काम करता है, वह जीरेंड होता है, ठीक है ना। अब पार्टिसिपल 3 तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। ये दोनों ही एडजेक्टिव के काम करते हैं, ठीक है। अच्छा,
परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है ना, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो अब हमने आज जो भी बताया उम्मीद आप सबको समझ में आ गया इंट्रो में। अब इसका रूल क्या है इसमें, ठीक है, सेंटेंस को पहचानने में, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने में इसका रोल क्या है। अब बेटा देखिए थोड़ा सा समय अभाव है तो आज इतना ही, फिलहाल इतना ही। अब अगले वीडियो में आपको क्लियर करेंगे कि सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का रोल क्या होता है, कैसे हम फाइनाइट वर्ब के थ्रू समझेंगे कि कौन सा सिंपल सेंटेंस होता है, कौन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कौन कंपाउंड सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझने के लिए हमें क्लास को जानना जरूरी है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस के लिए। तो तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि देखिए आज ही रात, मतलब आज 10 तारीख है ना, 10 तारीख को 10 बजे रात से 13 तारीख तक पुनः लॉकडाउन लग गया है। तो आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।